Hello everyone, how are you all? My name is Nikita and I'm your English educator and here I am back with another interesting session जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं एक दूसरी पोइट्री जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सो ये हमारा कॉन्कर बैच है जो कि हम टर्म 2 जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के एंड जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं टर्म 2 का उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी क्लासेस हैं। आपका पूरा टर्म 2 का हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं रिविजन। तो वन शॉट लेक्चर होने वाला है बेटा ये, और इसके अंदर आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो कि पोएम है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड दिस पोएम इज एक्चुअली रिटन बाय एड्रियन रिच। अब पोएम अगर मैं बात करूं तो पोएम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी पोएम है, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वैसे विमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, एक्चुअली इस पोएम के अंदर बता रहे हैं कि कैसे जो औरतें हैं कह सकते हो या थी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, कहीं कहीं आज भी हैं, कि औरतें जो हैं वो कैसे एक बहुत ही मतलब दबाव महसूस करती हैं शादी में। उनका जो मैरिटल लाइफ होती है किस तरीके से उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दब जाती हैं, वो बोझ उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो उस बोझ को उसे एक बेचारी वो तो नहीं अबला नारी टाइप्स उनको दिखाने की कोशिश करी है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया आपके सामने रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है इस पोएम के अंदर। बहुत ही प्यारी सी पोएम है एंड आप अगर हमारे ये जो पोएट हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानोगे ना तो आप समझ पाओगे कि क्यों इन्होंने ये पोएम लिखी और इनको ये आइडिया कहां से आया लिखने का। सो अगर हम किसी भी ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप किसी आर्ट को समझना चाहते हो तो आपको आर्टिस्ट के बारे में तो समझना ही पड़ेगा एंड ऑब्वियसली आर्टिस्ट के बिना इनकम्प्लीट है एंड आर्टिस्ट आर्ट के बिना तो आपको बहुत कुछ ना चीज के बारे में पता चल जाएगा। एंड पोएट्री ऑब्वियसली अपने आप में एक आर्ट होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लो आज क्या क्या करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग ध्यान देने वाले हैं हमारे अबाउट द पोएट पे, ठीक है, कि पोएट कौन है ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा अबाउट द पोएम हम लोग देखेंगे कि पोएम के अंदर क्या है, इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है एक्चुअल में, पूरा उसका एक छोटा सा होता है ना समरी थीम, हम थीम समझेंगे कि हमारी पोएम की थीम क्या है। एंड उसके बाद हम पोएम एक्सप्लेनेशन पर आने वाले हैं। पोएम एक्सप्लेनेशन के ही दौरान मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी बता दूंगी, एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो इस एक पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हालांकि हमारी पोएम ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इसके अंदर का मीनिंग बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो हम शुरू करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। सो दिस इज योर पोएटिस, ये हमारी पोएट हैं आज की जिनका नाम है एड्रियन रिच। इस नाम को जरूर याद रखना बिकॉज मैंने हर बार बताया तुम लोगों को कि इंग्लिश में आंसर्स लिखने का एक तरीका होता है और वो आंसर्स कैसे लिखे जाए, किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे एक भी नंबर ना कटे और अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से हम लोग क्या कर सके, हम लोग आंसर्स लिख करके आए, प्रेजेंटेशन अच्छी और पूरे मार्क्स मिले। सो उसमें आपको चीजें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज आपके राइटर का नाम, सेकंड थिंग इज द थीम ऑफ द पोएम और द चैप्टर एंड थर्ड थिंग इज अपने कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारी पोएम में जो पोएटिस हैं उनका नाम है एड्रियन रिच। 1929 ये बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में इनका जन्म हुआ था। अब आपको पता है, आपको ना इनके बारे में एक बार आप इनका फेस भी देख सकते हो बेटा, आप लोगों को ना पहली समझ में आ जाएगा जब आप अगर इनके बारे में इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे। सो इनकी लाइफ हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में एक्चुअली एक तो देखो टाइम देखो तुम 1929 का टाइम है, उस टाइम पर जो औरतें थी उनके ऊपर ना, अब तो तुम देख रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा हो रही है ना, वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग देम। हम लोग अब खुल करके आवाज उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भाई हमारे ऊपर बहुत से अत्याचार होते आए हैं एंड औरतों में। और देखो दिस सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, आप समझ रहे हो ना कि आदमियों दबदबा इस पर ज्यादा होता है ना, कि मेन, हम लोग अगर हाउस होल्ड की बात करें, हम किसी घर की बात करें, उसमें भी माना जाता है कि जो आदमी है वो सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, घर के आदमी, क्योंकि वो कमाते हैं एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जो औरतें हैं उनको हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते, ना उनकी थॉट्स को कंसिडर किया जाता है, ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियन को, उनको ज्यादा कुछ कंसिडर नहीं किया जाता। उनको बस ऐसे होते ना चूल्हे चौके पे बैठा देते हैं कि तुम सिर्फ इतना काम करो, घर के कामों में तुम नहीं बोल सकती, घर के मामलों में डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होती ही नहीं है। और ये तो आप सोचो 1929 के टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी, मतलब इनका जन्म हुआ था उस दौरान, उस टाइम पीरियड में, उसके बाद ये पोएम लिखी गई थी। तो उस टाइम पे तो सोसाइटी ज्यादा इस तरीके से थी कि भाई आदमियों की ही चलती थी, सोसाइटी की आवाज ही एक आदमी की आवाज थी, औरत उस आवाज को कभी भी वो आवाज नहीं बन पाई।
तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब ना ये जो हमारी पोएटिस थी, इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा से औरतों के उस हक के लिए, उनकी उस लाइफ को हमेशा अपनी पोएम में दर्शाने की कोशिश करती थी कि सी हाउ मच इन पेन वी आर, एंड कितना जो है हमें सहना पड़ता है, कितना कुछ हमें झेलना पड़ता है। वो सारी चीजें ये है ना इनकी पोएम में ये चिल्ला चिल्ला करके उस चीजों को दर्शाती थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखती थी। आप देख सकते हो शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट। ये जाहिर तौर पे अधिकतर मेनली मेजर तौर पे ये जानी गई हैं अपने इन्वॉल्वमेंट में, जो कि कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, जो कि कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट। सो यहां पर ना ये विमेन्स मूवमेंट के ऊपर ज्यादा दबाव डालती थी कि भाई औरतों को, हमें एक सोसाइटी जो है वो केवल आदमियों से नहीं बनती है, इट इंक्लूड्स है ना मेल एंड फीमेल दोनों को हमें उतनी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। सो ये विमेन्स मूवमेंट में इनका बहुत मेजर हाथ था। शी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 19 वॉल्यूम लिखे इन्होंने पोएट्री की, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोस थ्रू हर वर्क। अब ये ना इन सब चीजों के खिलाफ थी। रेसिज्म नहीं होना चाहिए, है ना, काले गोरे, मतलब आप बेसिकली बात करो कास्टिज्म, रेसिज्म, एंड ऑब्वियसली शी स्टूड फॉर एवरीथिंग विच इन्वॉल्व्स इक्वालिटी। जहां जहां पे इक्वालिटी है ये बेसिकली उस चीज को बहुत प्रमोट करती थी कि ना ही तो रेसिज्म होना चाहिए, ना ही मिलिटरिज्म होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, जेंडर में आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, है ना। तो यहां पर वो इस चीज को बहुत आगे रखती थी। और द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, अब ये जो हमारी पोएम है कि आंट जेनिफर की टाइगर्स, है ना, एड्रेस करता है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ और वुमेन एक्सपीरियंसेस। वो बताता है कि क्या दिक्कतें, अब इस पोएम में आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कतें आती हैं एक वैवाहिक जीवन में एक औरत के ऊपर, उसकी लाइफ कैसी होती है, किस प्रकार। हमने बहुत सी जगह देखा है ना कि औरतों का, अब तो नहीं, आई थिंक कि अब हम पहले से बहुत बेटर सिचुएशन पे आ चुके हैं। आप भी इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में, वी कैन कीप दिस क्लास वेरी इंटरेक्टिव, सो आप भी मुझे बताते हुए चलना। बट हम फील करते हैं कि अभी की जो सोसाइटी है, अब ना हम काफी आगे आ चुके हैं, पहले के मुकाबले तो अब हम आगे आ चुके हैं ऑब्वियसली, है ना। अब हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ राइट्स हैं, अब हम अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये बता रही कि कैसे उस टाइम पर औरतों के पास कुछ राइट्स नहीं थे, और राइट्स नहीं थे, उनके ऊपर पूरा पूरा ना बोझ था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले जो है वो दब गई थी। क्या क्या दिक्कतें आती थी उनके ऊपर, है ना। हमने पहले देखा था कि बहुत सी औरतें, भाई डोमेस्टिक वायलेंस अगर हम देखें, सो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था। अब कहो कि वो किसी भी केस में हो सकता है, वो इस केस में हो सकता है कि जो औरत है ना, डाउरी के केस में हो सकता है कि लोग, है ना, हमने काफी सुना है कि डाउरी के केसेस में जो है लड़कियों को शादी, विवाहित जीवन में जो उनकी मैरिड लाइफ थी उसके अंदर उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, डाउरी के उसमें हो, या फिर जो आदमी है वो तो हमेशा से माना जाता है कि भाई दे आर दिस सुपीरियर, है ना, वो सबसे सुपीरियर है फैमिली में, उसके बाद औरतों का तो हम लिस्ट में काउंट नहीं करते थे। तो वो सुपीरियर बनते कैसे थे, हम बेसिकली यही देखा जाता है कि, है ना, कि अगर आप अपनी औरत को काबू में रख सकते हो, या फिर अगर आप अपनी वाइफ को काबू में रख सकते हो, तो आप अपना घर बहुत अच्छा चला रहे हो। ये तो हमारी थिंकिंग थी उस टाइम पर। अब ये उसी चीजों को ना यहाँ पर पोर्ट्रे कर रही है कि कैसे भाई उस औरत का सोचो ना तुम, कैसे वो उस दिक्कत भरी, दुख भरी, कैसे वो उस पूरी अपनी लाइफ को झेल रही थी, उन सब दिक्कतों को, दुखों को झेल रही थी। इस पोएम में वो बेसिकली ये बात कर रही हैं हमारी एड्रियन रिच। अब ये पोएम किस बारे में है? सो देखो, जो पोएट है, अब पोएट ना किसी आंटी के, अपनी आप ये समझो कि आंट है उनकी, एक आंट जेनिफर, उनके बारे में बात करिए। पर बेटा यहाँ पर ना बेसिकली वो आंट जेनिफर कोई आंट नहीं है। आंट जेनिफर एक औरत है जो सभी, पूरी औरत जाति को, पूरी फीमेल जो हम है ना, सभी फीमेल्स को क्या कर रही हैं, वो सिग्निफाई कर रही है, मतलब वो उनके बिहाफ पर, ठीक है। तो यहां पर ना आप क्या कह सकते हो, यहां पर जो आंट जेनिफर है, आंट जेनिफर के जरिए वो सभी, बहुत सी, मैक्सिमम वो सोसाइटी में औरतों की हालत बता रही थी कि किस तरीके की हालत है आज की सोसाइटी में हम सभी औरतों की। तो आंट जेनिफर के माध्यम से वो आपको एक औरत का दुख बताने की कोशिश कर रही है, और क्या क्या दुख वो झेलती है अपनी लाइफ में वो बता रही है। सो आंट जेनिफर जो है ना, वो एक लेडी है, जो हमारी पोएट एड्रियन रिच बता रही है कि एक औरत है जिसका नाम जेनिफर है, वो इनकी आंट है। और वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि आंट जेनिफर ना एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो कढ़ाई बुनाई करते हैं ना हम, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। बेसिकली एम्ब्रॉयडरी आप समझ रहे हो कि पहले के टाइम में ना, अगर हम पहले की बात करें तो पहले के टाइम में ना लड़कियों को यही चीजें आनी चाहिए थी, खाना बनाना आता है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई बुनाई आती है ना,
और अगर घर अच्छे से संभाल सकती है तो शी इज अ परफेक्ट वुमन, वो एक अच्छी औरत है, बढ़िया तरीके से घर चला सकेगी। हाँ, ज्यादा पढ़ लिख ली तो ये औरत तो भाई ये तो अपने पति से जबान लड़ाएगी, शी इज वेल एजुकेटेड, इस औरत को, इस बंदी को तो हम अपने घर में नहीं ला सकते। उस टाइप की कुछ चीजें थी। तो इन्होंने ना एक औरत की आर्ट के जरिए, आप समझना कि एम्ब्रॉयडरी ऑब्वियसली एक आर्ट है, उस आर्ट के जरिए, और ये एक ऐसी आर्ट है जो ना वुमेनहुड को क्या करती थी, सिग्निफाई करती थी कि अगर आपको ये काम आता है, कुकिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आ रही है, तो हाँ आप एक बहुत ही मतलब आप ना एक ऐसे आप एक आइडियल वुमन हो, उस टाइप से माना जाता था। तो कह रहे हैं कि वो औरत जो है वो अपने घर में बैठी है, वो उनकी आंट है जेनिफर, है ना, वो कढ़ाई बुनाई कर रही है। अब वो जब कढ़ाई बुनाई कर रही है तो वो ना या तो किसी एक कपड़े पे कर रही है, टेबल क्लॉथ है या फिर वॉल हैंगिंग क्लॉथ है, कपड़े के ऊपर वो कढ़ाई बुनाई कर रही है और उसमें वो ड्रॉ कर रही है एक बहुत ही प्यारा सा टाइगर। और वो टाइगर कुछ इस तरीके से है कि वो खुले जंगल में दौड़ रहा है, मतलब वो उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो उसके ऊपर बता रही है कि वो टाइगर फ्री है और वो निडर है और वो खुला दौड़ रहा है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी फ्रीडम को, है ना। और इसके माध्यम से, इसके जरिए वो कंपेयर कर रही है उनकी आर्ट, जेनिफर जो बना रही हैं उनकी आर्ट, उस टाइगर की फ्रीडम को और आंट जेनिफर की असली हालत को वो कंपेयर कर रही है कि देखो यहां पर वो टाइगर फ्री है लेकिन उसे बनाने वाला जो इंसान है वो कितना ज्यादा ऐसे बेड़ियों में फंसा हुआ है, एक शादी की बेड़ियों में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो हमारे पोएम के बारे में है। शी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट। ये सारी चीजें जो हैं ये एक्चुअली हम अभी ये आपकी पोएम का समरी ही है एक तरीके से, जो अभी हम पोएम में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली देख लो, एक बार रीड कर लेते हैं। शी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ मेन। वो यहाँ पर हमारे टाइगर को बता रही है, शेर के बारे में बता रही है कि भाई वो फियरलेस है, वो निडर है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी आदमी से। ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर, जहां तक हम देखेंगे पोएम में, वो ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो ग्रीन सिग्निफाइज फॉरेस्ट, क्योंकि टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट जो है, उस फॉरेस्ट में वो जो टाइगर है वो ग्रीन कलर का कपड़ा है, वो फॉरेस्ट सिग्निफाई कर रहा है। उसके ऊपर जो उन्होंने टाइगर बनाया है वो बता रही है वो टाइगर बहुत ही ज्यादा कैसा है, बहुत ही ज्यादा फियरलेस है, उसे किसी से डर नहीं लगता, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे आदमी खड़े हैं उसके शिकार के लिए, क्या अपनी धुन में, है ना, चलता चला जा रहा है, उसे डर उन चीजों का भी नहीं है। Here we can sense the contrast of behavior between tiger and ant। यहाँ पे आपको टाइगर और आंट की हालत के बीच में आपको यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा कि एक तरफ कोई फ्री है तो उसे बनाने वाला बेचारा कैद हो रखा है, टाइगर फ्री है तो आंट जेनिफर कैद हो रखी है एक शादी में, एक बहुत ही बेकार सी शादी में। दो द टाइगर्स डिजाइन्ड बाय हर, हालांकि जो टाइगर वो बना रही है वो तो फ्री है बट वो खुद फ्री नहीं है, वो खुद अपने हस्बैंड से डरती है, और वो जो टाइगर है वो किसी भी आदमी से नहीं डरता जंगल में, चाहे कोई भी आ जाए। तो ये सभी कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बिना किसी देरी के बेटा जल्दी से आ जाते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन पर। सो लेट्स स्टार्ट। एंड शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि येलो में जो मैंने लिखा है वो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स यहां पर लिखे हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप लोग इजीली इनके मीनिंग्स देख सकते हो, साइड बाय साइड मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब यहां पर बात क्या हो रही है, वो कह रही है कि देखो हमने पहले तो देख ही लिया कि आंट जेनिफर जो है वो एक ग्रीन से क्लॉथ के ऊपर कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, एंड वो एम्ब्रॉयडर क्या कर रही हैं, वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं एक टाइगर को, वो एक टाइगर बना रही हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो उनका कपड़ा है ना, वो जो उनका पैनल है जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उसमें वो जो टाइगर है, वो टाइगर के बारे में आपको बता रहे हैं, वो उनकी आर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि उनका जो कला है, जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो क्या है, एम्ब्रॉयडरी में वो टाइगर बना रही है, उस टाइगर की हालत आपको बता रहे हैं कि वो जो टाइगर है आंट जेनिफर का बनाया हुआ, वो जो टाइगर्स हैं वो प्रांस यानी कि बहुत ही खुले में, अब तुमने देखा ना शेर कैसे चलता है, तो वो दौड़ करके बढ़िया खुले में शेर स्क्रीन यानी कि जितने एरिया में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो शेर यहां से वहां पे वॉक कर रहा है, वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो ये कह रही है ना, अक्रॉस अ स्क्रीन। सो अगर इतना बड़ा एरिया में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ग्रीन कलर का क्लॉथ है, तो वो बोल रहे हैं कि वो जो टाइगर है वो यहां से ऐसे लग रहा है जैसे मूव कर रहा है, और वो बहुत एनर्जेटिकली मूव कर रहा है। तो जो आंट जेनिफर है उनका टाइगर कैसे वॉक कर रहा है, वेरी एनर्जेटिकली अक्रॉस द स्क्रीन। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स सॉरी अब वो ना यहां पर कंपेयर कर रहे हैं कि टाइगर कैसा दिख रहा है, ब्राइट टोपैज। बेटा ये होता है एक जेम, जेम यानी कि वो हम पहनते ना पत्थर नक्षत्र
ज्योतिषी को दिखाओ तो वो कहते कि अरे यार आपके लड़के के ऊपर ग्रह चल रहा है, उसको ना आप कोई एक अंगूठी बना दो मोती की, उसको बड़ा गुस्सा आता है ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ऐसे ही कुछ जेम्स हैं ये, ठीक है। हाँ, तो उनमें से एक टोपैज होता है जो कि ऐसे कलर का होता है, ब्राइट येलो, ऑरेंजिश येलो। तो इसका कंपैरिजन टाइगर के साथ हो रहा है कि जो टाइगर है ना वो इसी के जैसा दिख रहा है, बिकॉज टाइगर्स के भी इतने ज्यादा क्या होते हैं, विविड स्ट्राइप्स और कलर उनका बहुत ही ऐसा येलोइश ऑरेंजिश सा होता है और बहुत ब्राइट कलर होता है टाइगर का, आपने देखा होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि टाइगर जो है वो कैसा दिख रहा है, मेटाफर। अब यहां पर समझना मेटाफर, ठीक है, क्या है कि हमने कंपैरिजन किया है यहां पर कि ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। अब डेनिजन्स का मतलब होता है रहने वाले, इनहैबिटेंट्स, रहने वाले। तो अब हम बता रहे हैं कि जो टाइगर है आंट जेनिफर के, वो उनके स्क्रीन के ऊपर यहां से वहां चलता नजर आ रहा है, ब्राइट कलर का एकदम टोपैज की तरह, और वो रहने वाला है हरे प्रदेश का, हरा प्रदेश, हरी दुनिया का, यानी कि जंगल का रहने वाला है वो। डेनिजन्स यानी रहने वाला, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जंगल फॉरेस्ट का रहने वाला है वो। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्रीज। अब उन्होंने ना हो सकता है उन्होंने जो बनाया है एम्ब्रॉयडरी, उसके वहां पे ट्रीज होंगे और कुछ शिकारी होंगे, है ना, हंटर्स। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन ये जो टाइगर है ना वो डरता नहीं है इससे, उसे डर नहीं लगता कि वहां पे पेड़ के नीचे कुछ लोग छुपे हुए हैं, वो मेरा शिकार करने आएंगे। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम। वो बहुत ही फ्री है, फ्रीली घूम रहा है, अनअफेक्टेड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां पे कौन है कौन नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा मेरे को दिख गया वहां पे कौन है, अच्छा अरे अरे वहां पर तो कौन है, कुछ शिकारी खड़े हैं, तो वो डर जाए, वो कहीं छुप जाए। शेर को हमने देखा है ना, शेर इनसे थोड़ी डरता है, उसे पता है कि बेशक यहाँ पे जो जंगल में कुछ लोग शिकार करने के लिए आए हैं, लेकिन भाई वो एक दहाड़ मारेगा, कुछ भी करेगा, वो उनके ऊपर कूदेगा, बट वो भागता तो नहीं है ना। तो वो बता रहे कि आप देखो क्वालिटीज देखो एक शेर की, वही शेर जो आंट जेनिफर बना रही है उसकी क्वालिटीज देखो कि वो कितना फ्री है, फ्रीली घूम रहा है, ना उसे फर्क पड़ रहा, ना तो वो डरता है, उन लोगों से भी नहीं डरता जिसका पता है उसे कि वो मेरा यहाँ पर शिकार करने आए हैं। उन आदमियों से जो पेड़ के नीचे खड़े, वो उनसे भी नहीं डरता, वो निडर है, फियरलेस है। एंड दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। बोल रहे कि और वो जो उनके शेर है ना, वो बहुत आराम से, शिवलरिक यानी कि वेरी बोल्ड मैनर में, ब्रेवरी, साहसी, पूरे ब्रेव होकर के, ब्रेवरी के तौर पे वो मतलब एकदम इधर से उधर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइगर के अगर आप क्वालिटीज देखोगे तो आपको ये बता रहे हैं कि देख रहे हो आप टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, वो किसी से नहीं डरते, है कि नहीं। लायन के बाद टाइगर अगर हम बोले तो आई बिलीव लायन एंड टाइगर ये क्या होते हैं एक तरीके से, आई बिलीव। अब कोई कमेंट करेगा मैम लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, आई नो, बट टाइगर्स भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यार टाइगर्स जो है, और हमारे यहाँ पे तो भाई नेशनल एनिमल है कि नहीं। तो यहां पर अब हम यही बोल रहे हैं कि देख रहे हो आप टाइगर्स जो है वो अपने आप में यार दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, उन्हें बिल्कुल किसी बात का डर नहीं लगता। वो होता है ना चौड़ में घूम रहे हैं भाई कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, यहाँ ये हमारा जंगल है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूं, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो उस एटीट्यूड में, उस अंदाज में वो एकदम बिंदास धड़ल्ले से घूम रहे हैं इधर से उधर, और वो किसी से डरते नहीं है। शिवलरिक पूरा, यू नो, दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। सो ये बताने की वहां पर कोशिश हो रही है कि वो आराम से घूम रहे हैं, किसी से डर नहीं लगता है ना, अपने बढ़िया एकदम इतनी चमकदार उनका रंग है, अपने जंगल में घूम रहे हैं, पेड़ के नीचे जो आदमी है वो उससे भी नहीं डरते हैं, वो पूरे हीरो की तरह एकदम बोल्ड अंदाज में, ब्रेव अंदाज में वो घूम रहे हैं। फिर अब जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ आता है उसमें देखते हैं क्या बात हो रही। चलो, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहां पर हमारे सेकंड स्टैंजा में बात हो रही है बेटा हमारी आंट जेनिफर की, कि आंट जेनिफर की क्या हालत है यहां पर, ठीक है। पहले तो हमने बताया कि उनके टाइगर, आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है वो कैसा है, अब बता रहे हैं कि आंट जेनिफर कैसी हैं। सो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फ्लटर कर रही हैं, यानी कि थोड़ी कांपती है ना नर्वसनेस के मारे, है ना। तो हल्का सा जब आप जल्दी जल्दी में कोई काम कर रहे हो तो आपकी हल्की सी नर्वसनेस के मारे ऐसे हाथ कांपते हैं। तो कह रहे जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो ऐसे जैसे सुई निकाली है ना बाहर, तो उनका हाथ ऐसे 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 करके कांप रहा है, उनकी फिंगर्स कांप रही हैं थ्रू हर वूल। जब वो क्या कर रही हैं, जब वो वूल, अब आपको समझ में आ गया कि वो वूल की एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कुछ सुंदर सा बना रही हैं ऊन के इस्तेमाल से। तो वो जब वो उसके अंदर से पिरो करके सुई को बाहर निकाल रही है ना, तो उनके हाथ में वो जान नहीं है। शी इज अफ्रेड ऑफ समथिंग, शी इज नर्वस, वो बहुत नर्वस है और उनका हाथ जो है वो कांप रहा है ना। फाइंड इवन द आइवरी नीडल। अब यहाँ पे बेटा आइवरी क्या होता है, आइवरी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, है ना। ये एक्चुअल में एलिफेंट के टीथ से बने होते हैं, हाथी के दांत होते हैं ना वो लंबे लंबे टस्क्स,
हाँ, उनसे जो बनते हैं ना प्रोडक्ट्स, हम उनको आइवरी के वो बोलते हैं। सो ऐसी आपने देखी होगी यार, वो कढ़ाई बुनाई के लिए वो मम्मी स्वेटर के टाइम पे जैसे बुनती थी ना, उस टाइप का समथिंग कुछ है ये। स्वेटर वेटर बुनते हैं ना अपने सफेद रंग की बड़ी बड़ी नीडल से, तो उस टाइप की कुछ आपको नजर आ रही होगी, ऐसी एक नीडल है वो, ठीक है, ये आइवरी नीडल है। सो वो बोल रहे हैं कि यार एक तरफ तो वो जो बना रही हैं, जो चीज को वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, उस चीज की अगर आप क्वालिटी देखो तो इट इज वेरी फियरलेस, वो डरती नहीं है किसी चीज से। टाइगर जो है वो अपने अलग ही चौड़ में, अलग ही अंदाज में, लेकिन वहीं पे हमारी आंट जेनिफर जो है वो शी इज वेरी नर्वस, शी इज वेरी टिमिड, वो बहुत ही सहमी हुई सी है। वो नर्वसनेस के मारे जब वो अपनी ऊन में से सुई बाहर निकाल रहे हैं, उनका हाथ कांप रहा है। और तो और वो बोल रहे हैं कि वो आइवरी नीडल, वो जो सुई है, वो उसको भी मुश्किल से खींच पा रही है, उसको बाहर भी नहीं खींच पा रही कपड़े में से, वो इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई है। द मैसिव वेट, वो बोल रहे हैं इतना बड़ा जो वजन है, वो अंकल की शादी की अंगूठी का, जो अंकल ने वो शादी की अंगूठी, वो होता नहीं है कि हम कहते हैं ना कि मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, तो हम लोग तो, हमारे में क्या होता है, हम लोग तो सिंदूर मंगलसूत्र, वो कहते हैं ना कि यार उसका भी बहुत ज्यादा वेट है। वो वेट डिफाइन कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो उसके साथ आती हैं। कि अब वो जो है, वो यहाँ पे इंगेजमेंट रिंग की बात हो रही है कि वो जो इंगेजमेंट रिंग है, उन्होंने जो इंगेजमेंट रिंग बनाई थी हमारे अंकल ने हमारी आंट जेनिफर को, वो एंगेजमेंट रिंग को वो बता रहे कि इट इज सो हैवी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले इतनी ज्यादा भारी हो गई कि भाई वो जो उंगली है ना, वो भी उनको, वो जो बैंड है, वो हल्का सा जो बैंड है, वो उन्हें बहुत भारी लग रहा है, वो उनकी उंगलियों पे बहुत हैवी है ना। तो हैवी इन द सेंस ऐसा नहीं कि भाई अंकल आंटी से बहुत ही प्यार करते थे, अंकल ने कुछ ऐसे 5 किलो का कोई हीरा ला करके रखवा दिया उस पर और वो हाथ जो है वो नीचे गिर रहा है, हैवी हो गया है। नहीं, वो बता रहे हैं कि वो जो यहाँ पे आप ऐसे भी देख समझ सकते हो बेटा, वो जो अंकल्स वेडिंग बैंड एक्चुअली वो रिंग है जो शादी में पहनाई जाती है ना। वो रिंग यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रही है, वो रिंग यहाँ पर सिग्निफाई कर रही है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो शादी के साथ आती हैं, है ना, कि आपको पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, आपको अपने पति को खुश रखना है। एक लेडी का, लेडी ऑफ द हाउस का जो है, एक औरत जो घर संभाल रही है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने घर में अपने पति का ध्यान रखे, खाना बनाए, है ना, ये सारी चीजें करे। तो वो कह रही कि वो जो वजन है ना, और उस टाइम पे सोचो तुम, उस टाइम पे तो क्या रहा होगा। तो दे आर सेइंग कि वो जो वजन है, अब वो बंदी उस वजन के तले दब गई है, वो उसकी उंगलियों के ऊपर वो जो शादी की उनकी अंगूठी है वो इतनी भारी हो गई है। शी इज नर्वस, ना तो वो कुछ बोल सकती है, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, वो अपना मतलब उसका, हम उसका मेंटल हेल्थ आपको बता रहे हैं कि भाई देखो, वो बंदी जब वूल में से, ऊन में से सुई भी पिरो रही है ना, तो वो उसके हाथ उसमें भी कांप रहे हैं, है ना। और वो शादी की वो जो मैरिज है, वो जो शी इज अनहैप्पी इन हर मैरिज, वो खुश नहीं है अपनी शादी में, और वो जो अंगूठी है ना, वो जो बंधन बंध गया है ना, वो बंधन बहुत ही भारी है उनके लिए। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ आप समझ रहे हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम उनकी आर्ट के बारे में बात करें कि द काइंड ऑफ टाइगर्स दैट शी इज एक्चुअली एम्ब्रॉयडरिंग, वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, वो तो निडर है। हम बोलते हैं ना कि यार हम जो नहीं हो पाते हैं वो हम अपनी आर्ट के जरिए कहने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के नाम सुने होंगे, पेंटर्स वगैरह आए और चले गए, तो हम क्या करते हैं कि हम जो नहीं कर पाते या हम जो नहीं हो पाते हैं ना, हम अपनी कला के जरिए उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वही है कि यहाँ पर तुम ये सोच सकते हो कि आंट जेनिफर जो कि अपने आप में एक थोड़ी सी डरी हुई, सहमी हुई ऐसी व्यक्ति, ऐसी औरत जो बोल नहीं पाती है, जो अपने घर में दब करके रह गई है, इतने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं शादियों की, उसे इतना कुछ संभालना है, वो रिश्ता बनाए रखना है, उसकी वजह से वो इतना दब गई है कि वो बेचारी डरी और सहमी हुई है। लेकिन वहीं पर वो जो कलाकारी जो कर रही है, वो जो एम्ब्रॉयडर कर रही है, उसमें वो अपना पूरा हार्ट आउट, शी इज पोरिंग हर हार्ट आउट, वो सारी चीजें दिखा रही है कि जो वो नहीं है, वो फियरलेस नहीं है, वो डरती है, तो उसने अपने टाइगर्स को उतना ही फियरलेस बनाया है। टाइगर्स उतना ही फियरलेस तरीके से, चाहे लोग खड़े हैं चाहे आदमी खड़े हैं, वो नहीं डरते, वो घूम रहे हैं। पर यहाँ पे आंट जेनिफर हमारी डरी हुई है ना, वो सहमी हुई है, वो इतनी ज्यादा फियरलेस नहीं है। अब तीसरे पैराग्राफ में हम दोनों का कंपैरिजन साथ के साथ देखते हैं कि when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. वो बोल रहे कि लेकिन एक टाइम आएगा कि जब हमारी आंटी की डेथ हो जाएगी, है ना, हैंड्स विल लाई, और उनके जो डरे हुए हैंड्स हैं, ये अभी सहमे हुए हाथ हैं, है कि नहीं। तो वो कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बोलते हैं ना कि कलाकार मिट जाएगा, लेकिन उसकी कला कभी नहीं मिटती है।
है ना, कि अब हम अगर किसी भी चीज की बात करें, आर्ट इज एवरीवेयर, म्यूजिक इज आर्ट, पोइट्री इज आर्ट, लिटरेचर इज आर्ट इन इटसेल्फ। तो वो बोल रहे हैं कि अब देखो ना, विलियम शेक्सपियर आए और चले गए, लेकिन उनकी कला आज भी जिंदा है, उसके ऊपर आज भी मूवीज बनती है कि नहीं? हैदर मूवी देखी है तुमने? हैमलेट पढ़ी है? हैमलेट के ऊपर ही है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बोल रहे हैं अब ये भी मर गई हैं, लेकिन इनकी आर्ट अभी भी जिंदा है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन एक दिन ऐसा आएगा व्हेन द आर्टिस्ट विल डाई, ये जो है हमारी आंट शील डाई, लेकिन उनकी आर्ट तो जिंदा रहेगी। उनके हाथ जो हैं वो जो डरे हुए हैं आज, वो फिर डरे हुए नहीं रहेंगे, वो तब तो मर जाएंगे, वो बेजान हो जाएंगे, पर उनके हाथ फिर भी बंधे हुए होंगे। उन सभी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ऑडियल्स होते बेटा वो नाखुश, बुरे अनुभव, बैड एक्सपीरियंसेस। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बैड एक्सपीरियंस किया, क्या बैड एक्सपीरियंस किया, है ना, वो बोल रहे हैं कि वो अपनी बाय, शी वॉज मास्टर्ड बाय। इस लाइन पे ध्यान दो कि शी वॉज मास्टर्ड, वो मास्टर थी नहीं, उनके ऊपर कोई था जो अपनी चलाता था। तो वो क्या था? वो एक तरीके से स्लेव थी, वो एक तरीके से नौकर बन गई थी किसी और की। और यही होता था पहले के जमाने में, जो औरतें थी उनका खुद की कोई आवाज नहीं थी। तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बोलना है, आप घर में जो है, घर में जो हस्बैंड है, घर में जो मैन ऑफ द हाउस, ही विल टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और जो औरतें हैं उनको केवल इतना हक है कि वो घर में खाना बनाए, बच्चों को संभाले, खत्म बात। बाहर का सारा जो काम है वो आदमियों का है। तो वो ये कह रही है कि उनका ना, शी वॉज मास्टर्ड बाय, उनकी खुद की नहीं चलती थी, वो कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद किसी के कंट्रोल में थी, उनको खुद कोई और कंट्रोल कर रहा था, और वो हमारे जो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है, अंकल, वो कंट्रोल कर रहे थे। तो कह रहे कि एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो वो जो आर्ट बना रही हैं उस आर्ट की क्वालिटीज देख लो, और जो वो खुद है रियल लाइफ में उसकी क्वालिटीज देखो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी मर जाएंगी, आंट जेनिफर भी मर जाएंगी, लेकिन हर आर्ट विल स्टिल एग्जिस्ट उस पर्टिकुलर टाइम में। और क्या होगा? हाँ जी, उस पर्टिकुलर टाइम में और क्या होगा कि वो जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, वो फिर भी वो अंगूठी तो उनके साथ ही जाएगी। अब यार तुमने किसी से शादी कर ली और तुम मर भी गए, तो उसके बाद भी आपका नाम, आपका वो रिश्ता, वो रिश्ते के साथ आपने शादी करी और उसी के साथ ही तो मरोगे ना आप। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको आपके डेथ बेड तक क्या करने वाली है? फॉलो करने वाली है, हॉन्ट करने वाली है, आपको डराने वाली है कि हाँ तुम्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो कह रही बेशक वो मर भी जाएंगी, मरने के बाद भी वो बंधन बंधा रह जाएगा। और क्या होगा? और वो जो बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस थे ना, कि वो मास्टर, उनके ऊपर कोई कंट्रोल करता था, वो उनके साथ रहने वाले हैं। टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो कह रहे हैं लेकिन वहीं पर जो टाइगर है, अब देखो आर्टिस्ट मरा लेकिन उसके साथ आर्ट नहीं मरी। आर्टिस्ट मर गया, वो उसी बंधन में जिया, उसी बंधन में मर गया, और वही बुरे अनुभव, वही बैड एक्सपीरियंस को लेकर के गया, और वो जो कंट्रोल था उसके ऊपर, वो कंट्रोल मरने तक रहा। लेकिन वहीं पर जो उनकी आर्ट है, वो आर्ट जो है, उस आर्ट में उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे, वो टाइगर्स जो उन्होंने पैनल में बनाए थे, वो वैसे ही दौड़ रहे होंगे, निडर, खुले, किसी से डरने वाले नहीं, है ना, वो वैसे ही रहने वाले हैं, प्राउड अपने आप में एंड अनअफ्रेड ऑफ एवरीबॉडी। सो यहां पर ये बात हो रही है। सो ये है आपकी पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, एंड इसके अंदर समझाया जा रहा है कि क्या एक हालत हुआ करती थी, मैरिज कितना बड़ा एक, आप कह सकते हो कि किस तरीके से एक औरत को उस टाइम पे ट्रीट किया जाता था, एक मैरिज जो थी उसमें औरत का क्या रोल होता था, कितना कम रोल होता था, एंड हाउ शी वॉज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द मेल, है ना, फिगर, वो जो उनके हस्बैंड्स थे, कैसे उनसे वो कंट्रोल होती थी। तो ये सारी की सारी आपकी पोएम थी। आई होप आपको समझ में आई होगी बेटा। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। सो एमसीक्यूज हैं हमारे पास पहले। द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ, हमारी पोएट का एटीट्यूड क्या है आंट जेनिफर की? भाई देखो, पोएट जो है, जो एड्रियन रिच है, वो तो ऑब्वियसली शी इज सिंपैथाइजिंग, उन्हें तो बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है हमारी किसके लिए, हमारी आंट जेनिफर के लिए, कि किस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा पिस गई हैं, फंस गई हैं इन चीजों में। तो सिंपैथी, ठीक है। क्वेश्चन 2, मैसिव मीन्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड। सो मैसिव मीन्स बहुत ही बड़ा, मैसिव वेट, बहुत ही ह्यूज वेट, वो जो बहुत ही बड़ा वेट था उस शादी की अंगूठी का, वो उनकी उंगलियों पर जाहिर सी बात है पता चल रहा था। प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये दो एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसके लिए यूज हुए हैं? तो जाहिर सी बात है बेटा, टाइगर्स के लिए यूज हुए हैं। बट यहां पे ट्विस्ट है, टाइगर्स हमारे फॉरेस्ट में नहीं, टाइगर्स हमारे पैनल के ऊपर हैं। तो उन टाइगर्स को हम बता रहे हैं, फॉरेस्ट वाले टाइगर्स को नहीं, जो पैनल के ऊपर उन्होंने बनाए हैं, हम उनको यहां पर क्या कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि उनकी खासियत क्या थी, कि दे वर प्राउड एंड अनअफ्रेड। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, सो शी वॉज मास्टर्ड बाय। अब ये जो लाइन है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, इसमें क्या हमें बताया जा रहा है? तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि हार्डशिप्स और डिफिकल्टीज जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी, वो वैवाहिक जिंदगी में जो देखी,
उसके बारे में वो बता रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, स्टिल रिंग्ड मीन्स, स्टिल रिंग्ड तो हमने क्या कहा, इसका मतलब ये होगा कि वो जो बंधन था, वो जो अंगूठी पहनाई गई थी, वो अंगूठी मरने तक रही, यानी कि वो जो उनके ऊपर दबाव था, वो जो बंधन था, वो बंधन में ही बंधी रही। तो ऑपरेशन विल कंटिन्यू, मरने के बाद तक रहा। ऑपरेशन मतलब दबाना, दबाव, जो दबाव था शादी का, है ना, वो बैड एक्सपीरियंस कंटिन्यू होते रहे। अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। 2009 में आया था क्वेश्चन कि टाइगर्स को डिस्क्राइब करो जो आंट जेनिफर ने बनाए। सो क्या हमें देखो बुक में और हमारी पोएम में भी लिखा है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर थे वो कैसे नजर आते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइट टू पास डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एकदम येलो ब्राइट कलर के थे। एंड डेनिजन्स का मतलब है इनहैबिटेंट्स, रहने वाले, तो वो जंगल के रहने वाले थे। दे आर फियरलेस, फेरोशियस, वो बहुत फियरलेस हैं, बहुत ही बिंदास है, शिवलरिक भी बोल सकते हो, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर। वो कह रहे हैं कि और किस तरीके से, अपने क्रिएटर के कॉन्ट्रास्ट में, कि क्रिएटर उतना ही ज्यादा डरपोक है, उतना ही ज्यादा दबा हुआ है, उतना ही ज्यादा सहमा हुआ है, पर वहीं पर उनके टाइगर्स बहुत फियरलेस है ना। वो देखो हमारी जो आंट जेनिफर है वो टिमिडिटी है, नर्वसनेस है उनके अंदर। गैलेंट एंड कॉन्फिडेंट दे आर, गैलेंट बहुत ही आप कह सकते हो ना, हीरोइक, बहुत ज्यादा वैसे बिंदास है उनके टाइगर्स, हीरोइक हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट हैं, और श्योर फॉर देयर पर्पस एंड मूव अहेड अंडर untethered by any kind of hindrance और obstruction। hindrance का मतलब होता है बाधा। तो वो कह रहे कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी बात का डर नहीं लगता, कोई बाधा आ जाए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी वैसे ही चलते रहते हैं। लेकिन वहीं पर कॉन्ट्रास्ट क्या है कि हमारी आंट जेनिफर जो है वो इन सब चीजों से डरती है, वो बंधी हुई है, हमारे टाइगर्स फ्री हैं। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल। क्यों उन्होंने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है पैनल के ऊपर। सो देखो आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टाइगर्स। मैंने कहा ना, जो हम नहीं है, हम अपनी कला के जरिए वो दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उनके नेचर की वजह से चूज किया। दे सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्प्लेंडर विच वॉज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर ओन मीक नेचर। वो यहां पर दिखा, मैंने बताया ना, कलाकार हमेशा कोशिश करता है कि जो हम नहीं है, हम अपनी कला के जरिए लोगों तक वो पहुंचा सके। So यहाँ पर she was not that confident of herself, she was not that fearless, so she portrayed it in her art कि उनकी आर्ट जो थी वो उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, है ना, स्ट्रेंथ थी उसमें, स्प्लेंडर था। The massive weight of the wedding band जो कि हमारी रिंग है that sits heavily on her finger symbolizes the ordeals and hardship। ordeals मैंने बताया बेटा अभी क्या होता है, ऑडियल्स मींस बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो वो बोल रही हैं कि कहां चले गए, द मैसिव वेट, वो जो इतना ह्यूज वेट था उस शादी की अंगूठी का, वो अभी भी क्या है उनकी अंगूठी के ऊपर है। दैट मींस क्या, वो सिग्निफाई कर रहा है कि वो जो बेकार एक्सपीरियंस था ना उनकी शादी का, वो उसको सिग्निफाई कर रहा है यहां पर, ठीक है। सो शी क्रिएटेड टाइगर्स वगैरह, आप ये चीज देख सकते हो। तो यही कॉन्ट्रास्ट आपको बताने कि क्यों उन्होंने टाइगर को ही चूज किया। What will happen to Aunt Jennifer's tigers when she is dead? क्या होगा आंट जेनिफर के टाइगर को जब वो डेड है। तो एक बार आप प्लीज इसको देख लीजिए। चलो, सो what will happen to Aunt Jennifer's tigers when she is dead? क्या होने वाला है, अभी हमने देखा ना कि वो तो मर जाएंगी और वो उस बोझ तले बेचारी मर जाएगी, लेकिन वहीं पर उसके जो टाइगर्स हैं दे रोम अराउंड फ्रीली। वो अपने उस एरिया में, वो जो पैनल है जिसके ऊपर उनको ड्रॉ किया गया है, दे रोम अराउंड फ्रीली, दे आर फियरलेस। उनको तब भी किसी से डर नहीं लगेगा, वो तब भी उतने ही प्राउड और उतने ही अनअफ्रेड होकर के घूमेंगे। तो देखो आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी इज डेड। वो भाई कलाकार मर जाए, कला जिंदा रहती है ना। शी हैज क्रिएटेड द टाइगर्स इन अ पैनल आउट ऑफ वूल। वो जो ऊन का वूल से उन्होंने पैनल पर क्रिएट करे हैं, एम्ब्रॉयडर करे हैं टाइगर्स। तो दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट आर इमॉर्टल। इस तरीके की जो आर्ट होती है वो बेटा अमर होती है। इमॉर्टल मीन्स अमर। दे विल नेवर डाई, दे विल कंटिन्यू प्रांसिंग। वो कंटिन्यू करेंगे क्या, प्रांस करना, वॉकिंग एनर्जेटिकली, ठीक है, प्राउडली एंड फियरलेसली। टू एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम शी हैड क्रिएटेड द शिवलरस टाइगर्स हु विल सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर हर डेथ। वो कह रहे कि अपनी चाहत दिखाने के लिए, मैंने बोला ना कि अगर आप देखना कि जब एक इंसान हु इज डिवॉइड ऑफ फ्रीडम, ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो हमेशा उन्हीं राइट्स के बारे में बात करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आर्ट के जरिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हो जहां आप इमेजिन करते हो कि यू आर फ्री, है ना। अच्छा, आप लोगों ने 10th में हमने पोएम पढ़ी थी ना, अमांडा पोएम याद है? आप उस अमांडा पोएम के साथ रिलेट कर सकते हो कि कैसे अमांडा
उसको उसकी मम्मी बहुत नैग करती थी कि ये मत करो अमांडा, वो मत करो अमांडा, लेकिन कैसे अमांडा जो है वो एक इमेजिन करती थी कि ऐसी दुनिया जिसके अंदर वो फ्री है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। वैसे ही यहाँ पर आंट जेनिफर बहुत ज्यादा बंधी हुई है, वो बहुत ज्यादा सहमी हुई है, वो बंदी डरी हुई है, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसकी खुद की कोई आवाज नहीं है ना। तो वो सभी जो मुश्किल है उसके बीच में वो एक अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बना रही है। उस पैनल के ऊपर वो टाइगर्स के जरिए खुद को इमेजिन कर रही है कि वहां पे मैं फ्री हूं, इस दुनिया में आई एम फ्री। वो मरने के बाद भी वो बेशक जो है शी विल डाई, और वो उस बोझ तले, वो उस अंगूठी के बोझ तले दब करके मर जाएगी एक दिन, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका तब तक साथ नहीं छोड़ने वाली है ना, उसके बाद भी चलने वाली। बट वो जो टाइगर्स हैं वो तब भी उनके मरने के बाद भी फ्री रहेंगे, वो उतने ही प्राउड होकर के, उतने ही फियरलेसली इधर से उधर घूमेंगे, ऐसे ही इधर से उधर एनर्जेटिकली घूम रहे होंगे। तो वो अपनी जो डिजायर है, वो डिजायर को उन टाइगर्स के जरिए पूरी कर रही थी कि मैं नहीं, बट मेरी कला में जो ये टाइगर है ये तो कम से कम खुला घूम रहा है ना। बट हर ओन लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम विल रिमेन अनफुलफिल्ड। पर हाँ, उनकी खुद की जो आप कह सकते हो कि उनकी खुद की जो चाहत थी, है ना, कि वो फ्री घूम सके, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनेगा आपका। एंड सेम गोज बेटा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। कैसे ये दो वर्ड्स, डेनिजन्स जो है जिसका मतलब होता है रहने वाले, इनहैबिटेंट्स, एंड शिवलरिक यानी कि ब्रेव, कैसे ये वर्ड्स जो हैं वो आपके टाइगर के एटीट्यूड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो डेनिजन्स मींस दैट द टाइगर्स इनहेबिट अ ग्रीन वर्ल्ड। डेनिजन का मतलब है कि टाइगर्स जो है वो ग्रीन वर्ल्ड, दैट मींस योर जंगल, फॉरेस्ट, उसमें रहते हैं, ठीक है। एंड दे लिव इन द फॉरेस्ट वेयर दे आर फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, और वो एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां पर कोई बंधन नहीं है, जहां पे वो खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो फ्री हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं, उन्हें कोई चीज ऐसी नहीं जो डरा सके, वो अपनी दुनिया में मस्त मगन घूम रहे हैं। डेनिजन्स का मतलब वो है यहां से। शिवलरिक का मतलब है कि दे आर ब्रेव एंड फियरलेस क्रीचर्स, उन्हें किसी से डर नहीं लगता भाई, किसी से नहीं डरते वो। शिवलरिक वर्ड यहां पर इस तरीके से उनका एटीट्यूड दिखा रहा है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस आर द बेसिक नेचर ऑफ द टाइगर्स। कि ब्रेवरी, कि दे आर वेरी ब्रेव, चाहे भाई कोई भी शिकार करने आ जाए, लेकिन शेर कभी तुमने देखा है बिल में घुस गया हो, है छुप करके बैठ गया हो, कभी नहीं, है ना। वो वैसे ही चलता है, उसी धुन में चलता है, उसी चौड़ में चलता है जैसे वो नॉर्मली चला करता है, बिना किसी चीज से फर्क पड़े, बिना किसी चीज का ध्यान दिए। तो वो वही बता रहे कि ये बेसिक नेचर है टाइगर का। वहीं पर देखो ना हमारी आंट का, कैसे बेचारी दबी हुई सी, छुपी हुई सी, है ना, मासूम सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। सेम क्वेश्चन है जो कि 2011 में आया था। तो हम बताएंगे कि कैसे हैं। ब्राइट टोपेज हैं, डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर फियरलेस। तो बेटा यहां पर ना बेसिकली आपको दोबारा से मैं बता दूं बच्चे कि आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है ना, जो मैंने आपको बताई है। सो आप यही क्वेश्चन में वही आंसर लिखेंगे। इस आंसर को ऑब्वियस सी बात है कुछ प्लस हो सकते हैं, कुछ माइनस हो सकते हैं। प्लस से मेरा मतलब है कि आप कंटेंट इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि लिटरेचर एक नजरिए पे है, लिटरेचर कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसके साथ अपना नजरिया अटैच नहीं किया तो ये जो आर्ट फॉर्म है ये डेड है। और पोइट्री, पोएम अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है ना। ये एक जरिया है जिसके जरिए लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को जताते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहां पर अपना खुद का पर्सपेक्टिव, अपना खुद का ओपिनियन एक रखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू थिंक। आपके सामने जो प्लेन शब्द है, उन प्लेन शब्दों के पीछे का हिडन मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जो इंसान वो हिडन मीनिंग निकाल पाया, जो उसकी फीलिंग टच कर पाया, वो बहुत अच्छे आंसर्स, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेगा अपने टॉपिक्स को लेकर के। अब ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि आप अपनी लिटरेचर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स, देन यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द थीम, ऑन द फीलिंग दैट द पोएट और द ऑथर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, इज ट्राइंग टू डिस्प्ले। उस पर जरूर ध्यान रखें बच्चे, ठीक है। तो मैंने हमेशा से कहा है कि कभी कोई क्वेश्चन हो जो नहीं आता हो, तब भी हम मार्क्स गेन कर सकते हैं इफ वी नो व्हाट इज द नेम of the writer of that particular poem or the chapter, and the second thing is if we know what is the theme or what is the central idea of that particular poem or chapter, and the third thing which is very important, if you are thorough with your characters, if you know what actually your character is,
उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, कहां से आता है, अगर आप उन चीजों को जानते हो, अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर ये चीजें अच्छे से पता है, देन आई फील लाइक यू आर रेडी टू गो। आप कोई भी आंसर को किसी भी चैप्टर की बेसिकली डेप्थ में नॉलेज आपको है, आप आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम्स में फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो राइटर का नाम है एड्रियन रिच। थीम है यहाँ पे ऑपरेशन, किस तरीके से एक औरत जो है वो अपनी मैरिटल लाइफ में कैसे उस टाइम पे बहुत ही ऑप्रेस्ड रहती थी, कैसे वो अपनी डिजायर्स को अपने टाइगर्स के थ्रू पोर्ट्रे कर रही है, फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रियलिटी में उसकी डिजायर्स कि वो फ्री हो सके वो अनफुलफिल्ड है। एंड तीसरी चीज, आपको आंट जेनिफर यहाँ पे कैरेक्टर है, आंट जेनिफर के बारे में और उनके टाइगर्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। बेटा क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यार क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, बस वो शब्द बदल जाते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसे घुमा कर पूछेंगे, किसी में ऐसे घुमा के पूछेंगे, बट आंसर्स यहीं से निकलते हैं। इन 3 चीजों पे ध्यान रखो। एंड आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश अगर लिटरेचर में पूरे नंबर ना मिल जाएं तो ठीक है, आते हुए में तो तुम बहुत बढ़िया करके आओगे, नहीं आते हुए में भी आप 0 नहीं मिलेगा, आपको कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे अगर आप इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हो। बिकॉज नाउ वी आर इन क्लास 12 एंड ऑब्वियसली दे विल आस्क अस कि व्हाट इज आवर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमारा क्या मानना है, क्या हम सोचते हैं कि औरतें इतनी ऑप्रेस थी, क्या हमें लगता है कि उन्होंने टाइगर्स जो ड्रॉ करे वो सही थे, वो उनके नेचर के साथ सही कॉन्ट्रास्ट में बैठ रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बैठ रहे हैं। एक टिमिड बंदी और वहीं पे एक फियरलेस एनिमल, वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि क्या मेरी डिजायर्स है, वो अपनी आर्ट के थ्रू दिखा रही हैं। तो ये चीजें डेप्थ में समझने से आएंगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो ये मत सोचिएगा कि जो डाउट है वो अनआंसर्ड रहेगा। आप कॉमेंट्स में, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए कॉमेंट्स में अपने आंसर्स, अपने डाउट्स वगैरह पुट करिए। वहां पर मेरी नजर रहती है। बेसिकली मैं मतलब अगर देखा जाए तो मैं खास तौर पे कमेंट्स का ध्यान रखती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं कमेंट्स में अपने डाउट्स जरूर लिखिए। आपके उन डाउट्स का ध्यान रखा जाएगा एंड अगली वीडियो में जरूर उनको सॉल्व भी किया जाएगा। और मैं मिलूंगी तुम लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।